नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आज बात महाराष्ट्र की। महायुति की प्रचंड जीत हुई, ऐतिहासिक नंबर आए हैं। बीजेपी ने इतिहास बना दिया, शपथ की तारीख आ गई, लेकिन 8 दिन बाद भी मुख्यमंत्री पर फैसला ना होना महाराष्ट्र की जनता को चौंका रहा है। हालांकि महायुति के नेताओं के बयान से ये तो जरूर साफ है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन कौन होगा ये कोई नहीं बता पा रहा है। शिंदे कह रहे हैं कि जो मोदी साहब बोले वो हमें मंजूर है। अजित पवार कह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बने। बीजेपी कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को नाम फाइनल करने में देर क्यों लग रही है। फडणवीस ही होंगे या फिर बीजेपी कोई बड़ा गेम करने जा रही है? क्या कोई नया चेहरा लाकर सरप्राइज देना चाहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा ऐसे उदाहरण हैं जब जब बीजेपी नए चेहरे को सीएम बनाकर चौंका चुकी है। तो क्या बीजेपी के दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है या फिर मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा है? क्यों सीएम को लेकर हो रही है देरी? कहां बात फंसी हुई है? इसी पर अपने खास मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पांच को शपथ, सीएम हाउस में किसका रथ? सीएम की रेस खत्म, फेस पर कब तक सस्पेंस? फडणवीस पर राजी या सरप्राइज बाकी? शिंदे की मजबूरी, बीजेपी का सीएम जरूरी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन। एकनाथ शिंदे के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो सोमवार की बैठक के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन किस दल का होगा उसके संकेत एकनाथ ने जरूर दे दिए हैं। सतारा अपने गांव रवाना होने पर कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, अपने गांव से ही कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन सतारा से लौटने के बाद जो उनके सुर हैं उससे साफ लगता है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम तो बीजेपी से ही होने वाला है। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव नतीजों के बाद से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में शिंदे का यह कहना कि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा, ये बयान बीजेपी के सीएम पर मोहर लगाता है। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। ऑलरेडी दे दिया। शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, शपथ समारोह की जगह भी तय हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द होगी ये भी निश्चित है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। फडणवीस के सामने मराठा मुख्यमंत्री होने की लॉबिंग हो रही है। विकल्प के तौर पर चर्चा में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें बीजेपी के प्रदेश प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल और मुरलीधर मोहोल हैं। चंद्रशेखर बावनकुले और तावड़े मराठा के साथ साथ ओबीसी वर्ग से आते हैं। बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में 150 सीटों के प्रभाव वाले मराठा समुदाय या 100 सीटों पर प्रभाव वाले ओबीसी में से सीएम होगा, या फिर महाराष्ट्र में प्रचंड जीत की कारगर रणनीति के लिए एक बार फिर से फडणवीस को इनाम मिलेगा?
महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की दूर की रणनीति क्या है, ये शायद 5 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यही है कि आखिरकार महाराष्ट्र का सीएम फेस कौन होगा और इतना वक्त क्यों लग रहा है। 8 दिन गुजर चुके हैं, नतीजे आए, बीजेपी सीएम का चेहरा फाइनल क्यों नहीं कर पा रही। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। समीर बाकरे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, योगेश कुमार सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत जो है मैं वो समीर जी के साथ करना चाहूंगी। समीर जी, 8 दिन गुजर गए हैं, बीजेपी नाम फाइनल अभी तक क्यों नहीं कर पाई है, जब एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे हम उसमें राजी हैं। अजित पवार भी ये कह रहे हैं कि सीएम जो है वो बीजेपी का होगा। कौन होगा, क्या ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया होती है। हमारे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो 1-2 दिन में मुंबई आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर महायुति की तरफ से हम गवर्नर साहब को सरकार स्थापन करने के लिए हम प्रपोजल देंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि 8 दिन की आप जो बात कर रहे हैं, अगर 1999, 2004 या 2009 की बात करें तो 14 या 15 दिन के ऊपर इनको लगा था, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को। तो ये तीनों पार्टियों की सरकार है, तीनों को प्रचंड बहुमत मिला है और तीनों की चर्चा हो रही है। तो मैं यही समझता हूँ कि ऐसा कोई उसमें लेकिन ये सवाल समीर जी ये सवाल इसलिए उठ रहा है, आप करें कि तीनों की चर्चा हो रही है। दोनों आपके नेता मीडिया में आकर ये कह चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने आपसे पहले ही ये बात कही कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा गया कि वो हमें मंजूर है। अजित पवार ये कह रहे हैं कि सीएम बीजेपी का होगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। या फिर किसी फेस को लेकर क्या सरप्राइजिंग चेहरा सामने लेकर आना चाहते हैं, इसलिए वक्त लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे ना। ऐसा कोई हमारा ये दोनों ने एकनाथ शिंदे जी ने तो परसों भी बोला था बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अजीत दादा पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई को पूरे राइट दिए। देवेंद्र जी का भी वही कहना, हम पूरे कार्यकर्ता और हमारे सबके नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहब ने भी ये कहा है। तो मुझे ये नहीं समझ रहा है कि 23 तारीख को नतीजे आए, आज 1 तारीख है, हमने घोषित कर दिया है कि 5 तारीख को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आप ये 2-3 दिन में अंदर जो प्रक्रिया है पार्टी की वो पूरी की जाएगी। और मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि विरोधियों के लिए कि आज मतलब उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि ईवीएम पे उनको रोना जरूरी है। मतलब अपना आत्मचिंतन न करते हुए ईवीएम के बारे में जनता के बीच में एक भ्रम फैलाना। और मैं तो ये कहता हूँ कि ईवीएम के लिए ये खुद की हार तो मान ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व पे इनके कार्यकर्ता या बच्चे कुचे जो वोटर्स है इनके साथ जो भी है, तो ये संदेह ना खड़ा करे, इसलिए इन्होंने ईवीएम का एक नया शगुफा लेके आए हैं। झारखंड में वही था, कर्नाटक में कोई था, तेलंगाना में। चलिए ठीक है, ये जो ईवीएम को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं ना, ये तो विपक्ष कर लेगा। विपक्ष के भी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, लेकिन आप कम से कम उस सवाल पर रहिए जो मैं आपसे कर रही हूँ, चेहरा कौन है। और 8 दिन हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि 5 को होगा। इससे पहले 29 तारीख पहले डिसाइड हुई थी कि नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल। आपको याद होगा जब 23 को नतीजे सामने आए थे, तब सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही थी कि मैं वही बोल रहा हूँ कि मीडिया में हमेशा सूत्रों के हवाले से आप बात करते हैं। चलिए ठीक है, 5 है आपका। हमारा सवाल नाम को लेकर है कि आखिरकार किसके नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। आप रहिएगा हमारे साथ, और भी खास मेहमान हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भरत सिंह जी, क्यों इतना वक्त लग रहा है बीजेपी को सीएम का चेहरा अनाउंस करने के लिए? देखिए, समीर भाई से बोला नहीं जा रहा है कि इतनी प्रचंड जीत, जैसा कि आप भी बता रही हैं और समीर भाई भी बताए ना कि प्रचंड जीत, तो इस प्रचंड जीत में खंड खंड हो गया है। एक तरफ शिंदे जी, एक तरफ अजित पवार, ये दोनों अपनी तरफ तान के बैठे हुए हैं। अब समीर जी कहेंगे हमारे यहाँ ऑल इज वेल है, लेकिन वेल कुछ भी नहीं है। जो वेल था वो दिखा आपको कि शिंदे जी अपने गांव चले जाते हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, यहाँ तक कि दिल्ली तीनों नेता जाते हैं, उसमें फडणवीस भी होते हैं, शिंदे भी होते हैं और अजित पवार भी होते हैं। क्या वहां से ये नहीं कहा गया था कि कौन वहां पे जो है मुख्यमंत्री बनेगा? यानी कि वहां से सीधा सीधा ये कहा गया था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो कहीं ना कहीं अनन्या जी, जब आप किसके फेस पे चुनाव लड़े शिंदे के फेस पे चुनाव, जीत किसके फेस पे हुई? वो जो है शिंदे जी के फेस पे हुई।
और शिंदे जी के फेस पे जब जीत होती है, चुनाव लड़ा जाता है और जब इतनी प्रचंड जीत होती है तो वो मुख्यमंत्री जो उस समय होता है उसके सर के ऊपर सेहरा बांधना चाहिए, मगर वो सेहरा जो है वो छीन के भाजपा अपने सर पे बांधना चाहती है। तो ये शिंदे जी और शिंदे के 57 विधायकों को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है कि इतनी प्रचंड जीत में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो शिंदे की थी, उसको नकारा जा रहा है। एक तरह से भाजपा जो साबित हमेशा करती है वो फिर कर दी महाराष्ट्र में यूज एंड थ्रो। शिंदे जी को पूरी तरह से यूज एंड थ्रो कर दिया गया और उससे कहीं ना कहीं नाराज होकर वो अपने गांव चले गए। पिछली बार आपको याद होगा कि जब इस तरह से हुआ था तो अपने गांव चले गए थे और इस बार वो अपने गांव चले गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि पिछले 8 दिनों से इतनी प्रचंड जीत होने के बाद आपका मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं हुआ? एक तरफ इनके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले जी ये कहते हैं कि 5 तारीख को शपथ विधि होगा। ये किसका राइट्स है? ये कौन कहता है? ये राज्यपाल का है ना। ये तो इनके नेता बता रहे हैं कि 5 तारीख को होगा कि 6 तारीख को होगा। मैं कहता हूं अभी भी कुछ नक्की तय नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिंदे जी जो खाते मांग रहे हैं वो खाता ये देने को तैयार नहीं है। एक समन्वय इस पर जवाब देंगे समीर जी, इस पर समीर जी जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। मैं चाहती हूं कि उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं। योगेश कुमार जी, क्यों वक्त लग रहा है बीजेपी को और क्या बात जो है वो पोर्टफोलियो पर आकर रुक गई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। अजित पवार भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मांग रहे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है। क्या मंत्रालयों को लेकर अब बात नहीं बन पा रही है इसलिए वक्त लग रहा है, या फिर वही सवाल है क्योंकि जहां जहां जिन जिन राज्यों में, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लो, जहां जहां सीएम के नाम के अनाउंसमेंट करने में वक्त लगा है वहां पर चेहरे बदल दिए गए हैं? अनन्या देखो, जिस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति में एक भारी उठापटक हुई है, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और साथ में बीजेपी का लड़ना, ये एक बहुत बड़ी कहावत थी। और क्योंकि महाराष्ट्र की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी विचित्र हो गई थी। सन 1999 से लेकर आज तक कोई भी महाराष्ट्र में संपूर्ण सरकार नहीं बन पाई। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमें जो बीजेपी की लास्ट बॉल पे जो एक जिसको बोलते हैं छक्का मारने की आदत है, या निर्णय लेने की जो उनकी एक पॉलिसी है, शैली है, वो बड़ी रचनात्मक और बड़ी कलात्मक मानी जाती है। तो देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राजनीति को हम केवल पहले मोटे स्तर पे समझ लेते हैं। महाराष्ट्र के परिवेश में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है, निश्चित तौर पे सीएम तो उन्हीं का ही होगा, और जो एक विधि विधान भी कहते हैं होना भी चाहिए। और देखिए, इसमें राजनीति में अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कोई किसी का सगा या कोई किसी का दुश्मन या किसी का मित नहीं होता। परिस्थितियों के हिसाब से, विचार के हिसाब से, संगठन के हिसाब से गठबंधन बदलता रहता है। बात रही प्रतीक्षा की, इसमें कोई दोहराई नहीं है अनन्या कि वो प्रतीक्षा करी जा रही है। एक निर्णायक स्थिति में चीजों को ले जाने का बीजेपी भी प्रयास कर रही है, क्योंकि जितना हमें सरल नजर आ रहा है कि आराम से एक बड़ी जीत हुई है, उसके गठबंधन को लेके हम उस बात को बहुत आसानी, चूंकि देखिए सीएम तक ये बात नहीं रुक रही है अनन्या। सीएम के बाद जो मंत्रालय बंटने हैं, जो एक बड़े समीकरण हैं, वो कितनी चीज अपने पे चाहती है, कितनी चीज सामने वाले को देना चाहती है, चूंकि 2 पार्टियों का नहीं और 3 पार्टियों का गठबंधन है, तो हम एक सामने वाली पार्टी को भी हल्के में नहीं, चाहे उसके बिना सरकार बन जाए वो एक अलग बात है। लेकिन सुनिश्चितताएं तभी तय होती है जब समीकरण सबके मन के मुताबिक और उसके हिसाब से चलेंगे। यदि यही विलंबता और किसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए हो रही है तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और बीजेपी देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी निर्णय को अपने हल्के में लेने का प्रयास नहीं करती। हार या जीत एक अलग बात होती है, उसके बावजूद भी उसकी जो गंभीरता है अंत में समय लेने की, वो बड़ी बार बार उसकी एक ही चीज समझ में आती है, बड़ी रचनात्मक रहती है। देखिए, एकनाथ शिंदे सीएम रहे हैं और ये एक प्रयास रहता है और एक मन में कुंठा होती है, यदि वो दोबारा सीएम नहीं बनते, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है या कोई और बड़ा मंत्रालय देके उनको संतुष्ट किया जाता है, तो उनको साधना पड़ेगा बीजेपी को। एक मजबूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से समीकरण बदले हैं और जिस हिसाब से परिस्थितियां महाराष्ट्र के परिवेश में हमने लगभग 2 दशकों की पत्रकारिता में, हमने राजनीति में देखा, बड़ी विचित्र दिख रही है। लेकिन उस विचित्रता को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए और उसको सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए बीजेपी किसी को निराश नहीं करेगी। और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि एक सार्थक कदम उठा के निर्णायक स्थिति में इन सब घटनाक्रम को पहुंचाएगी। क्योंकि किसी भी की भी मेहनत कम नहीं है, जो परिणाम है वो बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। इतनी सीटों की कल्पना नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से बल्क में सीटें
आई और एक बड़े तरीके से सरकार बनी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसी चीज के लिए बीजेपी जानी भी जाती है, मानी भी जाती है, और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना अनुकूल तरीके से। बिल्कुल, यही योगेश जी सवाल इसीलिए है कि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र में है, 132 सीटें मिली हैं, टोटल 228 सीटें हैं, उसके बाद भी अगर इतना वक्त लग रहा है तो फिर पेच आखिरकार कहां फंस रहा है? समीर जी, जिन बातों का जिक्र भरत जी ने किया, मैं चाहूंगी पहले आप उन बातों का जवाब दीजिए। और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि क्या एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं जिसे बीजेपी अपने पास रखना चाहती है? कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो अजित पवार भी चाहते हैं, और जो फॉर्मूला सेट किया जा रहा है पोर्टफोलियोज का, मंत्रालयों का, सीएम समेत 17 मंत्री बीजेपी और डिप्टी सीएम समेत 9 मंत्री एक तरह से शिवसेना, और 7 मंत्रियों को लेकर बात जो है वो एनसीपी की तरफ से चल रही है। कितनी सच्चाई है इस समीकरण को लेकर, जो 17 एक तरफ, 9 एक तरफ और 7 एक तरफ, और दूसरा जो बड़े मंत्रालय हैं वो एकनाथ शिंदे रखना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं भरत जी के कुछ सवाल थे उसका जवाब देना चाहूंगा। मेरे को चला कि शिंदे साहब 2 बार प्रेस से बात की, एक बार बुधवार को और आज बात की है। भरत जी ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे वो शिंदे साहब ने ही उनको बताया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो जब स्वयं शिंदे साहब कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं और भरत जी कुछ और बोल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बोला था कि शिंदे साहब के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था। अमित भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमारा जाहिरनामा का रिलीज था, उस वक्त अमित भाई ने क्लियरली बोला था कि हम चुनाव के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठ के तय करेंगे कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब है, अमित शाह ने जी ने बोला था। तो ये जो भरत जी बोल रहे हैं इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और दूसरा, आप जो मंत्रालयों की बात कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो हम महायुति का धर्म है, आज बीजेपी हमेशा महायुति का धर्म निभाती है। तो हमारी जितनी भी सीटें हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने चुनाव लड़े थे और जैसे जैसे देखिए महाराष्ट्र के हर प्रांत से और समाज के हर वर्ग से रिप्रेजेंटेशन मिले, ये महायुति हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं। 8 दिन की जो चर्चा है ये सकारात्मक चर्चा है। जो भी खाते, देखिए खाते कोई बड़े या छोटे नहीं होते। आप कोई भी खाते का जो मंत्री है वो उसको बड़ा या छोटा करता है। तो इसलिए हर मंत्रालय जनता के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज हमने हमारे नितिन गडकरी जी जब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र में, उसके बाद महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय जोरों से आया, क्योंकि उन्होंने 55 फ्लाईओवर बना के दिखाया। वैसे देवेंद्र जी ने इतना बड़ा काम किया है, समृद्धि हाईवे से लेकर हर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप अपने मंत्रालय में कैसा परफॉर्म करते हैं ये उस पे है, ऐसा कोई बड़े या छोटे नहीं है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि तीनों पार्टियों का उचित सम्मान किया जाएगा। यानी हमारे जो दो घटक दल है और भाजपा का संख्या का भी ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाएगा और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। मंत्रिमंडल जो गठन होगा 5 तारीख को उसमें। ठीक है भरत जी, मैं चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि हम हर मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं है और हम चाहते हैं कि हर जाति धर्म का जो है वो ध्यान रखा जाए और उस हिसाब से एक तरह से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश जो है वो मंत्रालयों के जरिए की जाएगी। देखिए अनन्या जी, जिस तरह से समीर भाई कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से हम जो है मंत्री बनाते हैं या मंत्रिमंडल का गठन होता है या उसको उस खाता दिया जाता है, तो क्या ये कह रहे हैं कि शिंदे जी जो है वो असफल मुख्यमंत्री थे? क्या शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वो क्या गलत था? क्या उनके चुनाव लड़ने के बाद जो ये प्रचंड जीत की बात कर रहे हैं आप लोग, प्रचंड जीत आप मिली है, ये भी किसके नेतृत्व में मिली है? यानी कि कहीं ना कहीं ये शिंदे जी को पूरी तरह से नकार रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये भाजपा की पुरानी आदत रही है अपने साथियों के साथ यूज एंड थ्रो, मतलब वो उनका इस्तेमाल करना और उनको दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह उठा के बाहर कर देना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। जवाब देना चाहूंगा। चलिए भरत जी, वक्त की कमी है हमारे पास, लेकिन समीर जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, समीर जी आप इतनी आसानी के साथ जो कह रहे हैं कि कोई भी मंत्रालय बड़ा छोटा नहीं होता, हम मंत्रालय इस हिसाब से बांटेंगे कि समीकरण जो है वो एक तरह से जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण जो है वो साधा जा सके। अगर मंत्रालय बड़ा छोटा नहीं होता तो फिर ये लड़ाई क्यों चल रही है? इस तरह की घटनाक्रम जो है वो क्यों चल रहा है? और एकनाथ शिंदे को लेकर तो ये कहा जाता है कि जब भी वो अपने गांव जाते हैं कुछ नया जरूर करते हैं, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। और आप लोगों को 8-10 दिन अगर लग जा रहे हैं सीएम फेस का अनाउंसमेंट करने में, तो सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। 132 नंबर सीट्स आने के बाद भी इस तरह की स्थितियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समीर जी जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और भरत जी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का